Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. Democracy is of the people, for the people and by the people. ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र 4 पिलर्स पर यानी कि 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। तो क्या आप उन 4 स्तंभों के बारे में जानते हैं? तो व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड के क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 13 सिविक्स का फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के हम ऑलरेडी 1 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं और अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी है, आप फटाफट वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में से हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जिन्हें पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए और भी इस तरह के कंटेंट बनाकर लाने के लिए और आप आसानी से और बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी वार्निंग कि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और आपको देना होगा उसका जवाब। सही जवाब देने वाले विनर का नाम अनाउंस होगा हमारे अगले वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं चेक कर रहा हूं कि मेरी बॉडी ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे ऑर्गन्स काम करेंगे तो मेरी बॉडी सही से काम करेगी। तो जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह से गवर्नमेंट को सही ढंग से फंक्शन करने के लिए उसके ऑर्गन की आवश्यकता होती है। यानी गवर्नमेंट के वो ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो गवर्नमेंट भी अच्छे से काम करेगी। तो चलिए हम जानते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि गवर्नमेंट के 3 टोटल ऑर्गन्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे इसमें हार्ट, ब्रेन, किडनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, लंग्स वगैरह, बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो उनके लिए पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उन गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन पार्लियामेंट, इन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं गवर्नमेंट की भाषा में, चलिए हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में टोटल 3 ऑर्गन्स होते हैं। यानी किसी भी सरकार को ढंग से चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 3 ऑर्गन्स की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ना सिर्फ सरकार को ढंग से चलने के लिए बल्कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को भी अच्छे से चलाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? इन्हीं 3 ऑर्गन्स की आवश्यकता होगी। कौन से 3 ऑर्गन्स की आवश्यकता होगी? लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की। जी हाँ, यही डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स भी है। जी हाँ स्टूडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्हें ही 3 पिलर्स कहा जाता है डेमोक्रेसी का। लोकतंत्र के ये 3 स्तंभ है। और स्टूडेंट्स, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी होता है। हम आपको फैक्ट बताते हैं, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज मीडिया। जी हाँ, जो मीडिया होती है वो क्या होती है? लोकतंत्र का चौथा पिलर होती है, चौथा स्तंभ होती है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम इधर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पे। 3 ऑर्गन्स है, तीनों के अलग अलग काम है। जिस तरह से हमारे बॉडी में लंग्स का काम अलग है, ब्रेन का काम अलग है, हार्ट का काम अलग है, बिल्कुल उसी प्रकार से गवर्नमेंट की बॉडी में लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। तो इनके काम क्या होते हैं, इनके नाम क्या है, ये भी तो हम जान ले पहले। तो याद रखिए, लेजिस्लेचर, इसका क्या काम है? लॉ बनाना। जी हाँ, लॉ मेकर। लॉ मेकर जो होगा वो क्या कहलाएगा? लेजिस्लेचर। जैसे कि जो ब्लड को पंप करेगा उसको हम हार्ट बोलते हैं, जो सोचने का काम करेगा उसको ब्रेन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो लॉ बनाने का काम करेगा उससे हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटर्स, बने हुए लॉ को एग्जीक्यूट यानी कि फॉलो कराना, ये इसका काम है एग्जीक्यूटिव का। यानी जो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा वो एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है जुडिशरी, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, बने हुए लॉ को जो लागू हो चुका है उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करने का काम किसका है? जुडिशरी का, यानी कि न्यायपालिका का। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गन्स हैं, 3 मेन ऑर्गन्स है किसके? गवर्नमेंट के। इन्हीं 3 मेन ऑर्गन्स के बारे में जानना है कि 3 मेन ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कि क्या क्या इनके फंक्शन और वर्क होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो लेजिस्लेचर है, लॉ बनाने वाले हैं, ये कौन होते हैं? कौन हमारे इंडिया में लॉ बनाता है? तो हमारे इंडिया में जो लॉ बनाते हैं वो होता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली।
पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, संसद भवन पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली ये क्या होती है, विधानसभा बोलते हैं, ये हर राज्य में एक विधानसभा होती है, तो उस राज्य उस स्टेट के लिए लॉ बनाती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेचर लॉ मेकर कौन है, पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकर कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखिएगा, अगर लेजिस्लेचर की बात आती है तो दो होते हैं लेजिस्लेचर, एक सेंट्रल वाले लेजिस्लेचर और एक कौन से, स्टेट वाले लेजिस्लेचर। सेंटर के लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन, और स्टेट के लेजिस्लेचर को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। इन दोनों का काम क्या है, अपने अपने लेवल पे लॉ बनाना। स्टेट गवर्नमेंट का काम स्टेट के लिए लॉ बनाना, पार्लियामेंट का काम पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाना। अब आते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को एग्जीक्यूट कराने वाले, बने हुए लॉ को फॉलो कराने वाले। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये लॉ बनाएंगे, ये लॉ को फॉलो कराएंगे, उसके बाद फिर ये लॉ की रक्षा करेंगे। जब लॉ बनेगा ही नहीं तो रक्षा करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, जब लॉ फॉलो ही नहीं होगा तो लॉ को प्रोटेक्ट करने का मतलब भी कुछ नहीं है। इसीलिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, एक साथ आवश्यकता होती है और एक के बाद होती है ना, इसके बाद ये फिर इसके बाद ये, साथ ही वर्क करेंगे। जो देखिए अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें होते हैं तीन लोग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, यही लॉ को फॉलो करवाते हैं। जैसे कि हम बात कर ले प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की, आपने देखा होगा कि कोई नया नियम कानून आता है तो प्रधानमंत्री एक दिन टीवी पर आकर भाषण दे देते हैं और लॉ फॉलो करवाया जाता है। तो किसके बोलने पर होता है, ये इन्हीं लोगों की। पर क्या प्रधानमंत्री लॉ बनाते हैं अकेले? नहीं, वो लॉ नहीं बनाते, लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट वाले, यानी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे व्यक्ति बैठे होंगे वो लॉ बनाते हैं, वो लॉ बनाकर इनको देते हैं, ये लॉ को फॉलो करवाते हैं। और जब लॉ हमारे कानून फॉलो हो जाता है हमारे कंट्री में, तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, मूर्ख व्यक्ति, जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्राइम कर देगा, तो उस क्राइम की उसे सजा देगी कौन? जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो वही लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले हो गए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, और जुडिशियरी में तीन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना होगा, हाई कोर्ट का नाम सुना होगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नाम शायद ना सुने हो, सुने भी होंगे, तो नहीं सुनेंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। कौन से तीन ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब वो लॉ मेकर्स, एग्जीक्यूटिव का मतलब वो जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी का मतलब वो जो लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है, और पॉलिटिकल नॉलेज के लिए भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम में इसका सवाल पूछा जाता है। तो देखिए आते हम यहाँ अपने लेजिस्लेचर पर, फिर से शुरुआत करते हैं। जो टाइप्स है ना, इनकी बात हम करते हैं डिटेल में। तो पहला आता है पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन, हिंदी में इसे कहते हैं संसद भवन, पार्लियामेंट। ठीक, तो यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? नेता लोग। नेता लोग ही तो वहां बैठते हैं, रहते हैं मीन्स वहीं पर बोरिया बिस्तर बांध के नहीं रहते, बस वहां जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट वाले, ठीक है, संसद भवन वाले। फिर एग्जीक्यूटिव में अगर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी जो है पार्लियामेंट का ही पार्ट है। जी हाँ, ये भी पार्लियामेंट में ही बैठते हैं, ये भी संसद में ही बैठते हैं। लेजिस्लेचर में तो दो हाउसेस होते हैं, आपको पता होगा, पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, आपने शायद सुना हो, लोकसभा, राज्यसभा, सुना होगा आपने। जी हाँ बिल्कुल वही। फिर एग्जीक्यूटिव में इनके नाम तो आप जानते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल, इनके नाम तो आप जानते हो। फिर आता है जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। स्टूडेंट्स पूरे देश के लिए एक कोर्ट होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, पूरे राज्य के लिए एक कोर्ट होता है जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, यानी कि हर राज्य में एक कोर्ट होता है तो उसको हाई कोर्ट बोलते हैं। हर देश में एक कोर्ट होता है, सबसे मेन वाला पूरे देश के लिए तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे बोलते हैं ना वो। और सब ऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। इसमें अलग अलग केसेस कोर्ट होते हैं, जैसे सिविल केसेस के लिए अलग और क्रिमिनल केसेस के अलग। अब आप बोलेंगे सिविल केस क्या है, क्रिमिनल केस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी का मर्डर करता है तो क्रिमिनल केस है, और नौरा बीवी का झगड़ा मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जो होता है ना, वो जो नौरा वाइफ का जो झगड़ा होता है उसे बोलते हैं सिविल केस। यानी उसमें कोई मर्डर थोड़ी होता है, एक दूसरे को मारपीट कर देंगे, झगड़ा वगैरह चलेगा, गाली करो, तो सिविल केस हो गया इस तरह से। तो इस तरह से कोर्ट्स होते हैं। तो ये हमने बात की किसकी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की। और अगर हम इसके डेफिनेशन पे आए, अगर कभी पूछ दिया आपको एक 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में अक्सर, तो देखिए यहाँ पर द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच फ्रेम्स लॉ। लॉ फ्रेम करना मतलब लॉ बनाना, वो ऑर्गन गवर्नमेंट का जो क्या करता है, लॉ फ्रेम करता है, उसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। दूसरा द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट्स लॉ, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव।
उसके बाद द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स लॉ, जो लॉ को प्रोटेक्ट करता है उसे बोलते हैं जुडिशरी। तो यहां पर आपके सामने तीन है, फ्रेम्स लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, प्रोटेक्ट लॉ, है ना, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, तो तीन है। यही तीनों क्या कहलाते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत मेन है। पूरा चैप्टर इन्हीं तीन के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं तीन के ऊपर बेस्ड है। हम पहले लेजिस्लेचर की बात करेंगे, उसमें पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके बारे में भी सब कुछ पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे एग्जीक्यूटिव पे, उसमें बात करेंगे प्रेसिडेंट की, उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट बनता कैसे है, प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट की वोटिंग कैसे होती है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, ये पढ़ेंगे। फिर यही सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी, फिर यही सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशरी, उसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनना है, उसके जज कैसे अपॉइंट होते हैं। फिर वही हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। हमारी सारी वीडियो सीरीज इस चैप्टर का इन्हीं का बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर दी हमने, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का एक ओवरव्यू दे दिया है। आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारी जानकारी सिर्फ इतने से भाग में हमने बनाकर दी है। बहुत आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं, आप पूरा ध्यान में भी रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं जिसमें एक लेवल से ज्यादा की गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पूरे देश के लिए और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट पूरे राज्य के लिए, हर एक राज्य के लिए। तो क्या इनके अलावा भी कोई और फंक्शन होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो जी हाँ स्टूडेंट, चलिए हम जानते हैं कि कौन से अदर फंक्शंस, अदर फीचर्स होते हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खासियत है? पहला खासियत तो आप सभी जानते हैं कि उसमें एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है, कम से कम दो लेवल की, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पूरे देश के लिए और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हर एक राज्य के लिए, यानी पावर यहाँ पर बटी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अलावा और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला डुअल गवर्नमेंट, सभी जानते हैं, बहुत ही फेमिलियर है। सबसे अच्छा और पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि इसमें जो गवर्नमेंट होती है डुअल लेवल की होती है, यानी एक ही सरकार नहीं होती है, दो लेवल पे सरकार होती है। एक ऐसी सरकार जो पूरे देश को संभालेगी और एक ऐसी सरकार जो अपने अपने राज्यों को संभालेगी, है ना। तो अपने अपने राज्य को संभालने के लिए अलग अलग सरकारें और पूरे देश को संभालने के लिए एक सरकार। तो यही तो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, यानी पहला खासियत फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि इसमें डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि इसमें डुअल गवर्नमेंट होती है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो होता है डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे पावर बटी होती है। अगर लेवल दो है तो पावर भी क्या होगी, बटी होगी ना। अगर एक ही गवर्नमेंट होती देश में तो एक को ही सारी पावर दी रहती, पूरे संविधान में ये लिखा होता है सारी पावर इसको दे दो। लेकिन अगर डिवीजन भी अलग अलग है, यानी डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑब्वियस सी बात है कि पावर भी डिवाइड किया होगा, तो पावर भी बटे हैं। जी हाँ, पावर का डिवाइड हुआ है। कैसे हुआ है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। अभी क्या लिस्ट है तो आपको बताते हैं, ये कामों की लिस्ट है, यानी काम, वर्क, सब्जेक्ट्स, कौन से काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी। ऐसा वर्क जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं एजुकेशन, एजुकेशन से कोई रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? कैसे डिसाइड होगा ये, तो उसी की बात हम करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, एक लिस्ट बनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लिस्ट बना होगा, टेबल बना होगा। उस टेबल में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97 सब्जेक्ट्स हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 97 सब्जेक्ट लिखे हैं किसके, यूनियन लिस्ट में। यूनियन का मतलब ही क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है यूनियन का मतलब, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सॉरी स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि इस लिस्ट में लिखे हुए जितने भी काम होंगे, यानी कि 97 टॉपिक्स, 97 सब्जेक्ट जो लिखे हैं ना, उसके ऊपर वर्क कौन करेगा, उसके ऊपर काम कौन करेगा, तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। अब उसके काम में स्टेट गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल सकती। अगर फॉर एग्जांपल एजुकेशन का मैटर इसमें है, हेल्थ का मैटर इसमें है, सब्जेक्ट दोनों इसमें है, तो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लॉ कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो इस वक्त स्टेट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट है टोटल, 52 सब्जेक्ट्स है। जी हाँ स्टूडेंट, यानी कि 52 ऐसे काम है जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। अब यूनियन गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट, शुरुआत से 52 सब्जेक्ट नहीं थे, पहले 47 सब्जेक्ट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट हुआ। जी हाँ, 42nd अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन, सुधार हुआ। ठीक, और इस 42nd अमेंडमेंट से इसमें और
क्या जोड़े गए, 3 सब्जेक्ट जोड़े गए, फिर 47 में 3 और जोड़े गए तो कितना हो गया, 50 हो गया। उसके बाद और 2 जोड़े गए, जी हाँ, ऐसे करते करते जोड़ के टोटल 52 सब्जेक्ट्स आज हुए हैं। ठीक, तो इस वक्त हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, 52। यानी 52 ऐसे टॉपिक होंगे जिनके ऊपर लॉ बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि जिसके ऊपर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। तो ये तो बात हो गया डिवीजन ऑफ पावर की। अब सवाल ये भी आता है स्टूडेंट कि ये 97 सब्जेक्ट हो गए, 52 सब्जेक्ट हो गए, 97 और 52, तो क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, और कोई टॉपिक नहीं आएगा जिसके ऊपर लॉ बनाना पड़ेगा? आएगा, जरूर आएगा। तो उन सब्जेक्ट के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। अब इस लिस्ट में इनके अलावा बचे हुए सारे सब्जेक्ट डाल दिए जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। जी हाँ, इनके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट बचता है तो कॉन्करेंट लिस्ट में जाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में से कोई भी वर्क कर सकता है। अगर सेंट्रल की इच्छा है उस पर लॉ बनाने की तो सेंट्रल बना लेगी, अगर उसी टॉपिक पे स्टेट गवर्नमेंट बनाने की इच्छा है तो स्टेट भी बना लेगी। लेकिन अगर दोनों की इच्छा उस पर लॉ बनाने की तो क्या होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, तब सेंट्रल को ज्यादा पावर मिलती है, यानी सेंट्रल को पहले वैल्यू मिलती है। क्यों, क्योंकि वो पूरे देश की गवर्नमेंट है, यानी पूरे देश के बारे में वर्क करेगी, पूरे देश का भला सोचेगी, तो देश सबसे ऊपर होता है राज्य से भी। इसीलिए कॉन्करेंट लिस्ट की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर दोनों पावर बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, लेकिन मेन अथॉरिटी, मेन परमिशन किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, उससे ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ पावर। चलिए हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, सुप्रीमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इसका राज, एक छत्र राज, एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित रूप में संविधान। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। रिटन फॉर्म मतलब लिखित। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया के हर देश का तो लिखित होता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो जी हाँ स्टूडेंट, नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश है जो क्या है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही नहीं है। दुनिया के जितने भी देश है सबका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है लिखित फॉर्म में, लेकिन एक ऐसा अकेला देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है। क्या आपको जानते हैं नाम? नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं, वो है इंग्लैंड। जी हाँ स्टूडेंट, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में है ही नहीं, लिखा ही नहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ध्यान ये रखना है, फेडरल फॉर्म का फीचर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़कर होता है। कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई जज कब क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा फर्क पड़ता है संविधान के नियमों से, संविधान में क्या लिखा है। जी हाँ, लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मायने रखती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिख दिया कि क्या करना है, कि किसी पर्सन को पावर देनी है तो पावर दे के ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ कर ले, नहीं बदल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी काम को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, चाह के भी कोई स्टेट गवर्नमेंट से रोक नहीं सकती। तो याद रखना है कि सबसे मेन, सबसे फाइनल डिसीजन किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। जी हाँ स्टूडेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, हमारे देश में चाहे कोई भी लॉ बन जाए, चाहे उसे कोई भी लॉ फॉलो करवा दे, लेकिन उस लॉ को देखना कि सही है कि नहीं, उसको कंट्रोल में रखना, उसका मिसयूज ना होने देना, उस लॉ को हटा भी देना अगर गलत है तो ये पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास, न्याय तंत्र के पास, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है ये पावर। जी हाँ, उसके बाद 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकर्स, लॉ बनाने के लिए 2 हाउसेस होंगे। अब 2 हाउसेस कौन से होंगे आप अच्छे से जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन्हें हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस भी कहते हैं। इनके बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी तो हम इतना जान रहे हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, 5। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि डुअल गवर्नमेंट होती है, यानी कि जहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे गवर्नमेंट 2 लेवल की होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, ये पहला फंक्शन। ठीक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है, यानी 2 लेवल की गवर्नमेंट है तो पावर भी तो डिवाइड रहेगी अलग अलग लेवल में। तो पावर का डिवीजन कैसे होगा, लिस्ट बनी होगी कि कौन सी पावर किसके पास है, यानी किन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिखा है, जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसमें 97 सब्जेक्ट है। फिर स्टेट गवर्नमेंट को कौन से टॉपिक्स पे काम करना है उसे स्टेट लिस्ट में रखा गया है उन्हें, और टोटल कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, 42वां, उसके बाद उसमें और सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए। ठीक है, और फिर एक और लिस्ट है उसी में, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कोई भी टॉपिक रह सकता है, इन दोनों से बचा हुआ टॉपिक इसी में रहता है, और इन टॉपिक पे कोई भी लॉ बना सकता है, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सुप्रीमेसी एंड रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और रिटर्न फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे ज्यादा बात किसकी मानी जाएगी, सबसे ज्यादा किसके बात की वैल्यू होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉर्म में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, तभी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
तो हमने बताया इंग्लैंड में रिटन फॉर्म में नहीं है, तो क्या इंग्लैंड में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं। चलिए आगे देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ही सबसे सुप्रीम होगा, यानी सबसे आगे होगा, उसका नाम में ही सुप्रीम है, तो सुप्रीमेसी तो रहेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, उसकी बात हमेशा आगे हुई। जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हमारे संविधान में लिखा है कि किसी भी लॉ को चेंज करने की पावर, संविधान को ही चेंज करने की पावर किसके पास है? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए सबसे पावरफुल है। और 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो लॉ मेकर्स होंगे वो 2 हाउसेस में रहते होंगे। कौन से 2 हाउस? लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, और एक को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे सारी बातें। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। आप चाहिए तो पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज बात की अपने वीडियो लेक्चर में 2 टॉपिक्स की। पहला टॉपिक जो हमारा क्या, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसके पहले हमने पढ़ा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़े स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, और हमने ये भी पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने 2 बातें सीखी, पर जाने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक हम सवाल, हमने वादा किया था कि एक सवाल पूछेंगे वीडियो के एंड में। तो आपका क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर क्या है? कौन सा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का? तो फटाफट कमेंट में जवाब दे दीजिए। विनर्स के नाम हम अनाउंस करेंगे अपने आने वाले इसी वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट्स, अगर आपको पहला वीडियो लेक्चर देखना है तो आप लिंक में देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर का स्टार्टिंग लेक्चर है। अगर आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के नीचे लिंक दी हुई है। स्टूडेंट्स, आप इस तरह से सभी नोट्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो स्टूडेंट्स, जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की, ताकि इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी इस तरह के और भी कंटेंट वीडियो लेक्चर बनाकर आपको लाने के लिए और इस चैनल पर अपलोड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऊपर से आप अगर और भी एजुकेशनल वीडियोस और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2020 में क्लास 10th एमपी बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर कैसा आया था, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 2020 में आए हुए एसएसटी के सोशल साइंस के पेपर का मैंने विद सॉल्यूशन रिव्यू किया हुआ है, आप जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उनके जवाब जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।